तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। फिल्म और फिल्मों की कहानी और फिल्मी दुनिया से हम लोगों का बहुत पुराना रिश्ता रहा है और हम भारतीय, हम हिंदुस्तानी, हम इंडियन फिल्मों के बड़े शौकीन रहे हैं। आज की कहानी मुझे लगता है कि अगर शुरू से फिल्मों का इतिहास देखें तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में अपने दौर के एक ऐसे सुपरस्टार की कहानी है जिसको लेके बहुत सारी बातें हुई। ये सुपरस्टार जेल भी गया और उस वक्त अपने ज़माने में ये तमिल फिल्मों का सबसे बड़ा न सिर्फ सुपरस्टार ये थे बल्कि सबसे महंगी फीस लेने वाले एक्टर भी थे। तो ये कहानी है एक सुपरस्टार की, एक कॉमेडियन की, एक डायरेक्टर की और एक फिल्म जर्नलिस्ट की, और साथ में एक कत्ल की। इतना ही नहीं, ये कहानी है मद्रास हाई कोर्ट के कत्ल के एक ऐसे आखिरी फैसले की जिसमें जूरी मेंबर बैठी थी और उसके बाद फिर देश आज़ाद हो गया। तो शायद मद्रास हाई कोर्ट का ये आखिरी ऐसा ट्रायल था जिसका फैसला जूरी मेंबर को करना था। कहानी एक फिल्म जर्नलिस्ट के कत्ल की है, मर्डर की। इस फिल्मी जर्नलिस्ट का नाम था सीएन लक्ष्मीकांतन। और इस कहानी में जो सुपरस्टार हैं उनका नाम है एम.के. त्यागराजा भागवतार। तो एम.के. त्यागराजा अपने ज़माने के सुपरस्टार तमिल फिल्मों के, इन्होंने एक से एक उस वक्त अपने ज़माने में हिट फिल्में दी और ख़ासतौर पर इनके लंबे बाल और इनकी जो मीठी आवाज़ थी उसकी वजह से ये बड़े पॉपुलर थे लोगों के बीच में, अपने दर्शकों के बीच में। तो त्यागराजा उस वक्त सबसे बड़े एक्टर थे और सबसे महंगी फीस इन्हीं की थी। अंग्रेज़ों ने इन्हें उस वक्त का सबसे बड़ा टाइटल फिल्म स्टार को जो देते हैं राव बहादुर, वो भी दिया, हालांकि तब इन्होंने लिया नहीं था देशभक्ति की वजह से। जब ये गिरफ्तार हुए उस वक्त एक फिल्म जस्ट उसकी शूटिंग कंप्लीट की थी और गिरफ्तारी के बाद ये जेल चले गए और वो फिल्म रिलीज़ हुई। उस फिल्म ने एक रिकॉर्ड बनाया था, अगले 3 साल तक थिएटर में लगातार वो फिल्म चलती रही थी। तो त्यागराजा सुपरस्टार, इसके अलावा एक कॉमेडियन थे एन.एस. कृष्णन। 150 से ज़्यादा तमिल फिल्मों में काम किया। कहते हैं कि इनको उस वक्त हिंदुस्तान का चार्ली चैपलिन कहा जाता था और सबसे बड़े कॉमेडियन, इनका भी नाम आया। इसके अलावा एक तीसरे थे नायडू, ये एन.एस. श्रीमालू नायडू। ये एक मशहूर डायरेक्टर थे, कई हिट फिल्में बनाई और ये भी एक कातिल के तौर पर इनका नाम आया। अब पूरी कहानी क्या है वो सिलसिलेवार आपको सुनाता हूँ। एक शख्स सीएन लक्ष्मीकांतन, बड़ा अजीब सा इतिहास रहा लक्ष्मीकांतन का। लक्ष्मीकांतन वकील बनना चाहते थे लेकिन फाइनेंशियली इतने मजबूत नहीं थे, पढ़ाई लिखाई वकालत की कर सकें। तो फिर वकालत का शौक़ था, पढ़ाई बड़ी खूब की, कानून की बड़ी अच्छी समझ हो गई। कानून की जब अच्छी समझ हुई और वकील बने नहीं तो फिर लगा कि चलो कुछ और करते हैं, और वो एक फ्रॉड बन गए। लोगों को ठगना, फॉर्जरी करना, जाली दस्तखत करना और इससे खूब पैसे कमाए। लेकिन फिर पकड़े गए और फॉर्जरी के केस में श्रीनाथन को पकड़ने के बाद सज़ा हो गई, मद्रास के जेल में रखा गया। लेकिन जेल से एक बार ये भाग गए, दोबारा अंग्रेज़ों ने पकड़ा, दोबारा पकड़ने के बाद इनको अंडमान भेज दिया, अंडमान आइसलैंड। और ये अंडमान आइसलैंड में ही अब बंद था और वहीं पर अब कैद काट रहे हैं। 7 साल की सज़ा हुई थी इस धोखाधड़ी के मामले में। 7 साल की सज़ा काटने के बाद जब ये अंडमान पहुँचे, इत्तेफाक से उसी वक्त लास्ट में अपनी आज़ादी की लड़ाई भी बड़ी तेज़ चल रही थी। तो अंडमान आइसलैंड पर उस वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान की बात है, जापान ने कब्ज़ा कर लिया था। याद होगा हिस्ट्री में मैंने आपको इसको पूरी कहानी जो सुनाई थी उसमें। तो अब जब जापान का कब्ज़ा हो गया, अंग्रेज़ों के हाथ से निकल गया, तो फिर लक्ष्मीकांतन भी रिहा हो गए और मद्रास पहुंच गया 7 साल के बाद। 1943 में अब लक्ष्मीकांतन मद्रास पहुंचते हैं। यहाँ आने के बाद अब ये था कि क्या करें, 7 साल तो जेल काट ली थी, इधर आज़ादी की लड़ाई बड़ी तेज़ थी, फिल्म इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी।
तब लक्ष्मीकांतन ने कहा कि हटाओ, अब एक टैबलेट टाइप फिल्मी मैगज़ीन निकालते हैं। और फिर उन्होंने एक फिल्मी मैगज़ीन निकाली 1943 में। इसका नाम रखा सिनेमा थुतु। तो सिनेमा थुतु नाम की ये मैगज़ीन क्या थी? बस ये थी कि इसके ज़रिए जितने उस वक्त के बड़े सेलिब्रिटी और स्टार थे फिल्मी दुनिया के, हीरो और हीरोइन और डायरेक्टर, उनकी ज़िंदगी में एक तरह से झांक कर उस स्टोरी को बाहर करना, एक तरह से सनसनी फैलाना। तो बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस की ज़िंदगी के उन पहलुओं को जो उनके दर्शकों तक नहीं पहुंचता, चाहने वालों तक, इस मैगज़ीन में मिर्च मसाला लगाकर छापा जाता। अब कई ऐसे एक्टर एक्ट्रेस थे जिनके बारे में ऐसी सी कहानियाँ छापी गई कि उससे उनकी बड़ी बदनामी हुई, किसका किससे रिश्ता है, कौन एक्टर किस हीरोइन के साथ उसका चक्कर चल रहा है, ये सारी उस तरह की बातें। या कितने को हीरोइन बनाने के नाम पर ठगा गया, उसका शोषण किया गया। तो इस तरह की चीज़ें सिनेमा थुतु मैगज़ीन में छपने लगी। इससे फिल्म इंडस्ट्री के वहाँ के लोग बड़े कुछ नाराज़ भी हुए, उनका पोल खुला तो गुस्से भी हुए। इस चक्कर में लक्ष्मीकांतन से बहुत सारे लोगों की दुश्मनी हो गई। उसी वक्त लक्ष्मीकांतन ने उस वक्त के सुपरस्टार M.K. त्यागराज भागवतर, इनके बारे में भी एक स्टोरी छापी कि कई ऐसी लड़कियां हैं जिसको हीरोइन बनाने के नाम पर इन्होंने उसका शोषण किया। और साथ में फिर जो N.S. कृष्णन कॉमेडियन, उसके बारे में भी स्टोरी छापी। तो आज के भी दौर में बहुत सारी ऐसे आप देखते हैं, लेकिन कई ऐसे टैबलेट होते हैं उस तरह के जिसमें इस तरह की खबरें मिर्च मसाले लगाकर बहुत सारी छपती हैं। तो उस ज़माने में भी ये मैगज़ीन थी और तमाम बड़े एक्टर के बारे में उल्टी पुल्टी खबरें छप रही थी। फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग नाराज़ हो गए। उसी में ही अपने सुपरस्टार त्यागराज और कृष्णन और 2-3 लोगों ने मिलकर उस वक्त फिर एक गवर्नर के पास गए। तब गवर्नर थे मद्रास के आर्थर ऑसवाल्ड जेम्स, और वहाँ गए। उन्होंने कहा कि ये एक सिनेमा थुतु नाम की मैगज़ीन है जिसको लक्ष्मीकांतन नाम का शख्स चलाता है और ये ब्लैकमेलिंग करता है और ऊट पटांग खबरें छापता है, तो इसलिए आप इसकी मैगज़ीन के लाइसेंस को कैंसिल कर दीजिए। गवर्नर साहब उसके मैगज़ीन के लाइसेंस को कैंसिल कर देते हैं, लेकिन इसके बाद वो गुपचुप तरीके से दूसरे नाम से छाप रहा होता है, लेकिन फिर रेड पड़ती है और वो बंद हो जाता है। जब वो बंद हो जाता है तो उसे लगता है कि अब इस सिनेमा थुतु नाम से तो मैगज़ीन बंद हो गई, अब क्या करें। फिर वो एक दूसरे नाम से मैगज़ीन शुरू कर देता है, क्योंकि उसका लाइसेंस तो गया, लेकिन वो दूसरे लाइसेंस से दूसरे नाम पे शुरू कर देता है। और इस बार जो है वो जो शुरू करता है मैगज़ीन का नाम भी पलट देता है और नाम रखता है हिंदू नेशन। तब नई मैगज़ीन हिंदू नेशन के नाम से छापता है, लेकिन काम वही है, हीरो हीरोइन की पर्सनल लाइफ के बारे में मिर्च मसाला लगाकर उसे छापना। तो एक मैगज़ीन बंद लेकिन दूसरी मैगज़ीन चालू, फिर वही सारे स्टार्स को वही दिक्कत, ये सब कुछ चल रहा था। अब दूसरे मैगज़ीन के ज़रिए फिर लोगों को भी पढ़ने में मज़ा आता था। वो मैगज़ीन चल पड़ी हिंदू नेशन, खूब पैसे आए। जब पैसे आए तो उस ज़माने में लक्ष्मीकांतन ने 1944 में शुरुआत में अपना एक प्रिंटिंग मशीन खरीद ली, पूरी एक प्रिंटिंग प्रेस। उस वक्त उस ज़माने में ये ख़रीदना और सेटअप तैयार करना बहुत बड़ी बात होती थी। लेकिन ये मैगज़ीन इतनी चली जो गॉसिप वाली कि उसके पास बेइंतहा पैसे आ गए। उसने अपनी प्रिंटिंग मशीन लगाई और बड़े पैमाने पे छापने लगा। अब इस चक्कर में उसने बहुत सारे दुश्मन बना लिए थे। तो बात कोर्ट और मुकदमे की हो रही है, और इसी पर याद आया कि कुकी एफएम के ऑडियो बुक पर आप जाकर सुन सकते हैं कि क्या कोर्ट के बाहर भी न्याय मिल सकता है। यानी एक मुकदमा अदालत में तो चलता ही है, 2 पार्टियों के बीच फैसला होता है, जज अपना फैसला सुनाते हैं, लेकिन क्या कोर्ट के बाहर भी न्याय मिल सकता है? ये जानना हो तो फिर कुकू एफएम के ऑडियो बुक पर जाइए और सुनिए। कुकू एफएम देश का बेस्ट ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, जिसके 15 लाख से ज़्यादा एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर हैं, और यहाँ हर महीने 4200 घंटे के कंटेंट्स के साथ ये लगातार बढ़ रहा है। कुकू एफएम ऐप पर 10,000 से ज़्यादा ऑडियो बुक हैं, जिसे आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं, हिंदी में सुन सकते हैं। इसमें बायोग्राफी, बिजनेस, क्राइम, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स, तमाम बुक हैं। क्राइम तक फैमिली के लिए इस वक्त एक खास ऑफर है। कुकू एफएम ऐप के पहले महीने के सब्सक्रिप्शन पर पूरी क्राइम तक फैमिली के लिए 50% डिस्काउंट है। यानी पहले महीने के लिए सिर्फ 49 रुपये में आपको 10,000 ऑडियो बुक का ऐसा खजाना मिलेगा जिसे आप जहाँ चाहें सुन सकते हैं और अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर एक QR कोड देख रहे हैं। इसे स्कैन करके डायरेक्ट
कुकू FM ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा क्राइम तक फैमिली के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को क्लिक करें और कूपन कोड CRIME50 लगाएं, जिससे पूरी फैमिली को 50% डिस्काउंट के साथ 99 रुपये का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 49 रुपये में मिलेगा। इसी के बाद 8 नवंबर 1944 ये तारीख आती है। 8 नवंबर 1944 को अपने एक दोस्त के घर से लक्ष्मीकांतन वापस अपने घर जा रहे थे और ये थे रिक्शा में, जिसको हाथ से खींचकर चलाया जाता था। तो 8 नवंबर की बात है, दोपहर के बाद का वक्त, रिक्शे पे घर जा रहे हैं। तभी अचानक 2 लोग पीछे से आते हैं और रिक्शे पर बैठे लक्ष्मीकांतन के ऊपर चाकू से हमला कर देते हैं। कई वार करते हैं, लक्ष्मीकांतन घायल हो जाते हैं। उसके बाद वो दोनों भाग जाते हैं। अब वो रिक्शे वाले से उसी घायल हालत में कहते हैं कि मुझे पुलिस स्टेशन ले चलो। उस वक्त मद्रास प्रेसिडेंसी में एक पेरिपी इलाका हुआ करता था और पेरिपी पुलिस स्टेशन। तो रिक्शा वाला देखता है, कहता है कि आपकी हालत ख़राब है। बोलते हैं कुछ नहीं, पास में ले चलो। अब वो घायल हालत में पुलिस स्टेशन, पुलिस वाले बाहर आकर देखते हैं, वो भी हैरान कि आदमी खून से तरबतर। तो कहते हैं मुझे रिपोर्ट लिखानी है। पुलिस वाला कहता आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। कहता नहीं, रिपोर्ट लिखनी है। तो वो पुलिस वाला भी समझदार इंस्पेक्टर कहता ठीक है, रिक्शा चलते रहेगा हॉस्पिटल की तरफ और आप बोलते रहो, मैं नोट करता जा रहा हूँ। अब रिक्शा चल रहा है और वो रिपोर्ट लिख रहा है इंस्पेक्टर, और वो पूरी रिपोर्ट लिखाते हैं। और उस रिपोर्ट में वो 3 नाम लिखते हैं। एक नाम इन्हीं सुपरस्टार का था, त्यागराज, दूसरा नाम था कृष्णन और तीसरा डायरेक्टर नायडू का। इसके बाद उनको वहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाया जाता है मद्रास में। अगले दिन यानी कि 9 नवंबर की सुबह लक्ष्मीकांतन की डेथ हो जाती है, क्योंकि चाकू का घाव गहरा था। अब 9 को मौत होने के बाद चूंकि जिंदा रहते पुलिस में रिपोर्ट लिखा चुके, अब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है और इसके बाद तफ्तीश के बाद 10 नवंबर को पूरे मद्रास में एक तरह से कोहराम मच जाता है जब खबर आती है कि तमिल फिल्म के सुपरस्टार त्यागराज, इसके अलावा कॉमेडियन जो लोगों को हंसाते थे कृष्णन, और मशहूर डायरेक्टर नायडू को गिरफ्तार कर लिया गया, वो भी एक फिल्मी जर्नलिस्ट के मर्डर केस में। अब उस वक्त भी जैसे आज के दौर में बहुत सारे पैसे लगे हुए थे त्यागराज पर, सुपरस्टार थे। 12 फिल्में उस वक्त साइन कर रखी थी उन्होंने। एक फिल्म की जस्ट शूटिंग ख़त्म हुई थी और सबसे महंगे एक्टर, इमेज। अब फिल्म चले न चले, बहुत सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर की हालत ख़राब हो गई कि पता नहीं क्या होगा। खैर, इसके बाद गिरफ्तारी के बाद अब ये खबरें फ्रंट पेज पर, क्योंकि बड़ा मामला था। पहली बार तमिल फिल्म के इतने बड़े बड़े एक्टर और डायरेक्टर को एक क्राइम के मामले में पुलिस ने पकड़ा था। अब ये मामला गया सेशंस कोर्ट में, वहाँ मुकदमा चला। मुकदमे का फैसला आया। फैसला ये था कि डायरेक्टर नायडू को तो कोर्ट ने बरी कर दिया कि इनका कोई डायरेक्ट सबूत और रोल नहीं मिला, लेकिन त्यागराज सुपरस्टार और कॉमेडियन कृष्णन को सेशंस कोर्ट ने उम्र कैद यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुना दी। अब और कोहराम मच गया जब ये खबर आई। और जिस वक्त ये सारी चीज़ें हो रही थी, सुपरस्टार त्यागराज का कैरियर, उस वक्त जो करियर था एकदम उरूज पर था, मतलब उस वक्त पीक पर थे वो। उनकी सारी फिल्में एक एक कर सुपर हिट हो रही थी और 12 फिल्में लगातार अभी लाइन से कतार में थे रिलीज़ होने के लिए। अब उम्र कैद पूरा फिल्मी करियर लगा अंधेरे में। इधर कॉमेडियन की भी 150 से ज़्यादा फिल्मों में कॉमेडियन करने वाले कृष्णन की भी ज़िंदगी अंधेरे में। अब इन दोनों ने इस फैसले को मद्रास हाई कोर्ट में चैलेंज किया। इंडिया में कुछ ऐसे मुकदमे हैं जिसको लेकर आज भी चर्चा की जाती है और उनमें से एक मुकदमा ये मुकदमा है। ये मुकदमा जो है ये कोर्ट में पहुंचता है 1947 में। अब याद कीजिए 47, देश में आज़ादी का बिगुल लगभग बच चुका है, सब कुछ अब बातचीत हो रही है, देश इधर आज़ाद होने वाला है। अंग्रेज़ यहाँ से जाने वाले हैं, अंग्रेज़ी हुकूमत, अंग्रेज़ी अदालत, अंग्रेज़ी जज सब जाने वाले हैं। लेकिन इधर उस अंग्रेज़ों की विदाई से पहले मद्रास हाई कोर्ट में एक आखिरी मुकदमा चल रहा है। और मुकदमा क्या, एक सुपरस्टार, एक कॉमेडियन और इनके ऊपर लगे कत्ल के इल्ज़ाम का। इस मुकदमे पर ठीक वैसे ही जैसे
बॉम्बे में मैंने कहानी सुनाई थी आपको पहले भी, वो एक मुकदमा था जो बड़ा चर्चित रहा था, उसी तरीके से ये मुकदमा था। तमाम लोगों की नज़र थी अब मद्रास हाई कोर्ट पर कि क्या होगा। लोअर कोर्ट उम्र कैद की सज़ा सुना चुकी थी। रिपोर्ट मरने से पहले लक्ष्मीकांतन ने पुलिस को लिखाई थी, उसमें नाम भी लिखा था। अब जब ये वहाँ पे पहुँचा मामला, तो सबसे पहले कोर्ट ने ये किया कि लक्ष्मीकांतन ने, चाहे वो सिनेमा थुथु हो या फिर हिंदू नेशन, उस फिल्मी मैगजीन में जितने भी एक्टर एक्ट्रेस के ख़िलाफ़ सारी चीज़ें लिखी, उन सारी चीज़ों को मंगाया। एक अंग्रेज़ जज थे इस मद्रास हाई कोर्ट में उस वक्त, और अंग्रेज़ी जज हुआ करते थे, और 9 जूरी मेंबर थे, और ये 9 के 9 जूरी मेंबर जो थे वो सब इंडियन थे, भारतीय। बस जज अकेला जो था वो अंग्रेज़ था। मद्रास हाई कोर्ट का ये लास्ट ट्रायल था जो जूरी मेंबर बेस्ड था। उसके बाद चीज़ें बदल गई, फिर तो जूरी मेंबर होते ही नहीं थे हमारे यहाँ। तब इधर आज़ादी की बिगुल बज रही है, आज़ाद भारत दस्तक दे रहा है, और इधर इस मुकदमे पे है कि एक उस वक्त ये इसलिए भी सुर्खियों में था कि क्या ये मुकदमा वो मुकदमा होगा जो आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद दोनों के दरमियान में जाएगा, यानी 47 15 अगस्त के बाद भी इसकी कार्रवाई होगी या पहले सुनवाई पूरी हो जाएगी। 47 के बाद होती तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाती, नियम कानून, अदालत के काम करने का तरीका, ये जूरी मेंबर, सब कुछ, तो फिर से नई शुरुआत होती, तो क्या होता। तो अब सबकी नज़र थी। इस दौरान में करीब 5 महीने हो गए जेल में रहते हुए त्यागराज और कृष्णन को, और इनके साथ बाकी जो 2 लोग थे वो भी पकड़ाए थे, तो चारों को। अब जूरी मेंबर के साथ इस मुकदमे का ट्रायल शुरू हुआ मद्रास हाई कोर्ट में, और सारी चीज़ें, सारे मैगज़ीन जो भी लिखे, जिन जिन एक्टर के बारे में, एक्ट्रेस के बारे में, वो सारी चीज़ें रखी गई। उसमें कई ऐसे आर्टिकल मिले जिसमें सुपरस्टार त्यागराज का भी नाम था, कृष्णन के बारे में भी था, और बड़ी अजीब अजीब चीज़ें लिखी हुई थी कि उन्होंने किन किन हीरोइन का शोषण किया, कौन कौन सी ऐसी लड़कियां थी जिसका शोषण किया, और कैसे इन लोगों की पर्सनल लाइफ क्या है, ज़िंदगी, मतलब वो चीज़ें जो प्राइवेट होती हैं वो सारी पब्लिक इस मैगज़ीन में गॉसिप की तरह मिर्च मसाला लगाकर छापा गया। तो अदालत के सामने, जज के सामने वो मैगज़ीन की सारी कटिंग, सारी क्लिपिंग, सारे आर्टिकल्स रखे गए। इसके बाद ट्रायल चलता रहा। अब यहाँ पे ये था कि ट्रायल का फैसला कब आएगा, लेकिन शायद अंग्रेज़ जज को भी एहसास हो चुका था कि उसका नाम इतिहास में लिखा जाएगा, क्योंकि अगर वो 15 अगस्त 1947 से पहले जजमेंट दे देता है तो मद्रास हाई कोर्ट में जूरी मेंबर के साथ लास्ट ट्रायल का जो एक इतिहास में लिखा जाएगा उसमें उस जज का नाम आएगा। और यही हुआ। तमाम मुकदमे की सुनवाई के बाद आज़ादी से ठीक पहले मद्रास हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया, और ये फैसला सुपरस्टार त्यागराज और कृष्णन के लिए राहत लेकर आया। इन दोनों को बरी कर दिया गया। जिन 2 लोगों ने चाकू मारा था उन्हें सज़ा सुनाई गई। डायरेक्टर पहले ही बरी हो चुके थे, तो कोर्ट का कहना था कि जो सबूत होने चाहिए कि डायरेक्ट सिर्फ क्या लिखा उनके बारे में, उससे गुस्सा होकर इन्होंने कत्ल किया या उससे पहले लाइसेंस छिनवाया गवर्नर से, वो काफ़ी नहीं है। उन 2 कातिलों ने, जिसने 8 नवंबर 1944 को रिक्शे पर चाकू से हमला किया था लक्ष्मीकांतन पर, उन दोनों को त्यागराज और कृष्णन ने ही भेजा। वो कड़ी जुड़ नहीं पा रही, और ये फैसला जज ने नहीं बल्कि जूरी मेंबर ने किया। 9 लोग थे जूरी मेंबर में, 9 में से 6-3 से मुकदमा पास हुआ। 6 लोग इस हक में थे कि सबूत नहीं है, और इसीलिए सुपरस्टार और कॉमेडियन दोनों को रिहा कर दिया गया। और 6-3 का फैसला था, तो जज साहब को भी फिर उस फैसले को मानना पड़ा, और इस तरीके से सुपरस्टार और कॉमेडियन दोनों बरी हो गए। और उसके साथ ही इसके बाद देश आज़ाद हो गया, और मद्रास हाई कोर्ट का ये आखिरी जूरी ट्रायल बन गया। इतिहास में एक तरह से ये केस दर्ज हो गया। अब मुकदमे का फैसला तो आ गया, लेकिन इसके बाद इस सदमे से और इस लड़ाई से, उस वक्त चूँकि अंग्रेज़ों की हुकूमत थी तो केस लड़ना भी बड़ा महंगा था। अंग्रेज़ वकील भी रखे थे, चूँकि ये लोग बड़े थे, तो जितने पैसे कमाए थे ख़ासतौर पर कॉमेडियन कृष्णन साहब ने, वो सब लुट गए। और जो सुपरस्टार त्यागराज थे
उनके भी बड़े सारे पैसे तो लुट ही गए, इमेज पे बड़ा दाग लगा। और यही वजह है कि फिर 50 साल की उम्र में त्यागराज की मौत हो गई और कृष्णन का तो करियर वहीं पे ख़त्म हो गया। कुछ साल के बाद मतलब ये दोनों ही सुपरस्टार और कॉमेडियन नहीं रहे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जब ये सारा मुकदमा चला और आखिरी जब शूटिंग चल रही थी, जब ये कत्ल हुआ तो और कंप्लीट हुआ, वो एक फिल्म मद्रास के एक टॉकीज़ में अगले 3 साल तक चलता रहा। इसके बाद इनकी 12 फिल्में रिलीज़ हुई टोटल, क्योंकि ऑलरेडी उसकी शूटिंग और सारी चीज़ें हुई थी। उन 12 फिल्मों ने भी कारोबार किया, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से पहले की फिल्में करती थी, यानी कि कहीं ना कहीं एक कातिल होने का ठप्पा लगने से स्टारडम में कमी आ गई थी। ये वो केस है मद्रास हाई कोर्ट का जिस पे कई नाटक भी बने। अभी हाल के कुछ साल पहले इस लक्ष्मी कांतन मर्डर केस पर चेन्नई में ही एक पूरा स्टेज प्ले किया गया था और उसमें बाकायदा कोर्ट की कार्यवाही को ख़ास तौर पर दिखाया गया था कि कैसे ये मुकदमा चला और मुकदमे ने उस वक्त सुर्खियाँ बटोरी। तो ये शायद देश का इकलौता मामला जिसमें एक मर्डर, एक सुपरस्टार, एक कॉमेडियन, एक डायरेक्टर, सभी का इन्वॉल्वमेंट था। और फिर एक फ़ैसला जिसमें एक कोर्ट ने उम्र कैद और दूसरे कोर्ट ने रिहाई, लेकिन वो रिहाई भी काम नहीं आई और दोनों एक्टर का एक तरह से करियर जो है वो डूब गया। तो ये थी आज की कहानी। आज अंजलि प्राजी का जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अंजलि जी। और ये भेजा है संकल्प कुमार ने। इसके अलावा महेंद्र पाल पुनिया, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे महेंद्र जी। और ये भेजा है राजा राम बिश्नोई ने। रजनीश यादव और पिंटू राज यादव, इन दोनों का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे रजनीश एंड हैप्पी बर्थडे पिंटू। और ये छपरा से हैं, बिहार। इसके अलावा कुमारी नेहा, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे नेहा। साथ ही आदिल शेख, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे आदिल। इसके अलावा कुमकुम, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे कुमकुम। विश्रांत, इन्होंने एक सवाल पूछा है कि क्या इंडिया का नाम अब भारत हो रहा है। कल से आप लोगों को पता ही है कि एक चर्चा चल रही है। उसकी वजह ये है कि G20 होना और उसमें सैटरडे को हमारी जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने सारे जो डिग्नेटरीज़ हैं, जो G20 के जितने भी राष्ट्र अध्यक्ष, बड़े बड़े वहाँ के नेता आ रहे हैं, उनके लिए एक डिनर रखा है। तो उस डिनर का जो इनवाइट है, उस इनविटेशन कार्ड पर ये लिखा हुआ है प्रेसिडेंट ऑफ भारत। अभी तक ये लिखा जाता था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो उसी से मीडिया में एक चर्चा को हवा मिल गई कि अब इंडिया का नाम भारत हो रहा है। तो इनका सवाल है कि ऐसा हो रहा है। तो अभी तक मीडिया में तो आप चर्चा सुन रहे हैं, नेता भी आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन जो मेरे पास खबर है और जो कई अखबारों में भी आ जाए, उसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि अभी उनका ऐसा कोई ये इरादा नहीं है कि इंडिया का नाम भारत करना है। तो फिलहाल ये सारी चीज़ें हवा में है। हालांकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये है कि मतलब इंडिया और भारत ये दोनों नाम है इसमें। तो आप चाहे इंडिया कहें या भारत कहें, लेकिन अगर इंडिया हटाना और भारत करना है तो फिर आर्टिकल 1 के तहत ये नाम है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें आपको फिर चेंज करना पड़ेगा और उसके लिए 2/3 बहुमत लोकसभा और राज्यसभा में ज़रूरी है, जिसके बाद आप नाम बदल सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी की जो स्थिति है वो ये है कि अभी तक ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से या भारत सरकार की तरफ से कि भारत का नाम, भारत से अब इंडिया का नाम हट जाएगा। इंडिया और भारत अभी भी दोनों है। हालांकि वैसे देखिए कि अगर नाम हट गया तो क्या क्या होगा और कितने खर्च आएंगे। सबसे पहले तो जो नोटबंदी हुई थी, अब वो फिर से कहीं ना करना पड़े, इसलिए कि हमारी सारी करेंसी जो हमारे नोट हैं उन सब पे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा होता है, क्योंकि RBI। तो अब रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया तो होगा नहीं, नोट से भी इंडिया हटेगा, तो वहाँ पे अब RBB हो जाएगा, रिज़र्व बैंक ऑफ भारत। तो नोट को आपको रोकना पड़ेगा, क्योंकि फिर इंडिया को तो हटाना है। उसके बाद आप नाम देखिए, बाकी अपने यहाँ से शुरू करता हूँ। मैं आज तक में हूँ, इंडिया टुडे ग्रुप है ये, तो इंडिया टुडे ग्रुप, तो अब इंडिया टुडे से भी इंडिया का नाम हटाना पड़ेगा, भारत टुडे ग्रुप करना पड़ेगा। देश का सबसे पुराना न्यूज़पेपर 250 या 200 साल हो गए, टाइम्स ऑफ इंडिया, तो टाइम्स ऑफ भारत करना पड़ेगा। इसी तरीके से अब हमारे देश में बहुत सारे IIT हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उन सब में से I हटाना पड़ेगा, अब सब भी IT हो जाएंगे। और छोड़िए, लेटेस्ट अभी इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, अब वो बिसरो हो जाएगा। भारत मतलब
बिसरो क्या, हाँ आई हट जाएगा तो बी हो जाएगा। इसके अलावा और कितनी सारी चीज़ें हैं, जैसे बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, तो BCCI है, अब वो BCCB बन जाएगा। तो पता नहीं, मतलब हर दूसरे कदम पे कोई ना कोई एक नाम है जिससे इंडिया को हटाना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इन सबको हटाने में, वो जो हम तो सिर्फ नाम हटाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर खर्चे की आप बात करें तो अब सोचिए कि अगर सारे RBI वाले नाम हटाकर RBB, रिजर्व बैंक ऑफ भारत करेंगे तो उस पर कितना खर्चा आएगा। ये जो जगह जगह हर शहर और यहाँ वहाँ जो इंडिया के नाम के बोर्ड लगे उनको हटाकर फिर नया छपना, सरकारी गैजेट में छपना, सरकारी पेपर पर आना, तो ये सब अरबों रुपए का खेल है ये। तो एक नाम सिर्फ ये नहीं कि बोल दिया और हटा दिया और हो गया, आपको उसको हटाने के लिए बहुत खर्चा करना पड़ता है। तो फिलहाल तो ऐसा है नहीं, आगे क्या होगा पता नहीं। पार्थ सहगल, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। इसके अलावा खान अल्तमश, इन्होंने भी कहानी की फरमाइश की है। रोहित सती, इन्होंने भी कहानी की फरमाइश की है। पंकज उपाध्याय, थैंक यू सो मच आपके इस प्यार के लिए। प्रीति, थैंक यू सो मच आपके भी इस प्यार के लिए और मेल के लिए। इसके अलावा राहुल, थैंक यू सो मच आपकी इस मोहब्बत के लिए और कहानी की इन्होंने फरमाइश भी की है। तो कहानी में इतना ही, लेकिन एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि कुकू FM ऐप पर क्राइम तक फैमिली मेंबर्स के लिए खास ऑफर है। क्राइम 50 कूपन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ आप जाएं और 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन 49 रुपीज़ में पहले मंथ के लिए पाएं और कुकू FM के मज़े लें। तो कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।